हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में दोस्तों। और आज की इस वीडियो में आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 जो आपका रसायन बलगतिकी है वो मैं आपको दोस्तों कंप्लीट कराऊंगा। देखा। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे, बताया है कि मैं इस चैप्टर का वन शॉट मतलब कि जो भी इसके महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो भी महत्वपूर्ण इसमें चीजें हैं, सभी मैं आपको इस वीडियो में कवर अप कराऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप लोगों को हेल्प मिलती रहे। और लोगों को मैंने इससे पहले जो आपके जो चैप्टर है बिलियन विद्युत रसायन वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और सेकेंड बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, जो भी आपके 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं मैं आपको कवर अप करा दूंगा और आपकी केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को देख डालना है अच्छे तरीके से, तो आप लोग केमिस्ट्री में अच्छा खासा अपना स्कोर कर सकते हैं। रसायन बलगतिकी की परिभाषा समझिएगा। देखिए दोस्तों, रसायन बलगतिकी क्या होता है। रसायन विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर तथा उनके उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। आप लोग समझिएगा, मतलब रसायन बलगतिकी की मैंने आप लोगों को परिभाषा बताई, इसे आप लोग पेपर में लिख सकते हो। रसायन विज्ञान की मतलब भाषा का जिसके अकॉर्डिंग जो है अभिक्रिया की जो दर होती है उनको प्रभावित करने वाले कारकों का हम अध्ययन करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो दर होती है उसी को अध्ययन का हम क्या कहते हैं, रसायन बलगतिकी कहते हैं। अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद, यही अभिक्रिया होती है रसायन बलगतिकी। आप लोग ये समझिएगा दोस्तों अच्छी तरीके से। वेग के आधार पर अभिक्रिया की तीन वेग के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, और वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अभिक्रिया 3 प्रकार की। दोस्तों, कौन सी 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है वेग के आधार पर। पहली अभिक्रिया देखिए आपकी है तीव्र अभिक्रिया, दूसरी होती है मंद अभिक्रिया और तीसरी आपकी होती है जो है अति मंद अभिक्रिया। ठीक है, मतलब कि एक तीव्र बहुत फास्ट होती है, एक मंद अभिक्रिया थोड़ी स्लो, एक अति मंद मतलब कि बहुत ही स्लो होती है। तो ये 3 टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं, उनको पता होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपका है कि अभिक्रिया की दर व वेग, अभिक्रिया की दर और वेग क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसी वीडियो में इसे कवर अप किया। तो आप लोग समझिएगा, स्थायी समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर वेग कहते हैं। इकाई समय बोले तो बहुत कम समय में, मतलब अगर अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर और वेग। ठीक है, अभिकारक के उत्पाद और सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम कह देते हैं अभिक्रिया की दर और वेग। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। लोग इन सभी चीजों को अपने कोई पर नोट डाउन करते रहिएगा। तो आप लोग समझिएगा, देखो अभिक्रिया का वेग बराबर होता है कारक के उत्पाद में होने वाला परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो आप लोग समझिएगा, देखो मैंने सांद्रता की यहाँ पे बात की थी, तो आप लोग लिखिएगा अभिकारक के उत्पाद में की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, और परिवर्तन में जो लगा समय, कारक जो होता है, अभिक्रिया जो होती है उसका वेग होता है। अभिक्रिया का वेग बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मतलब सांद्रता और टी बोले तो टाइम। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में से याद कर सकते हो, सी मतलब सांद्रता, टी मतलब टाइम, मतलब कि जो अभिक्रिया के वेग में जो सांद्रता के परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय नीचे कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। डेल्टा ये डेल्टा है और टी, डेल्टा टी समय तथा डेल्टा सी उत्पाद की सांद्रता होती है। तो जो प्रोडक्ट होती है उसकी क्या होती है, सांद्रता होती है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे और आप लोगों ने इससे अपने कोई पर नोट डाउन किया होगा, उम्मीद है आप लोगों से दोस्तों मुझे। और बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों आप लोग समझिएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अभिक्रिया की कोट। अभिक्रिया की कोट क्या होती है आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग शून्य कोट की अभिक्रिया एंड प्रथम कोट की अभिक्रिया इस तरीके से कर सकते हो। अभिक्रिया की कोट कभी कभी पूछ देता है 2 से 4 नंबर में एग्जाम में, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका आंदोलन रासायनिक अभिक्रिया के प्रगति में अपरिवर्तित रहता है अभिक्रिया की कोट कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु होते हैं उनकी जो संख्या की जो सांद्रता की जो सांद्रण मतलब होता है, उनकी जो संख्या का जो सांद्रण होता है, रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रगति होती है वो अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि बदलती ही नहीं है, मतलब कि वैसे ही रहती है, उसे हम अभिक्रिया की कोट कह देते हैं। तो परिभाषा 4 लाइन की आप लोग इसे तैयार कर सकते हो और मैंने आप लोगों को इसे समझा भी दिया है। आप लोग समझिएगा दोस्तों, शून्य कोट की अभिक्रिया जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने इसे हाईलाइट भी किया है दोस्तों, आप लोग इसे देख पा रहे होंगे। देखो मैंने इसे हाईलाइट किया है हाईलाइटर से, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से दोस्तों समझिएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया पूरी कंप्लीट कराऊंगा। इसका जो गणितीय समीकरण होता है वो भी कराऊंगा परिभाषा के साथ। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप लोग इसे अपने कोई पर नोट डाउन जरूर करिएगा, आप लोगों को इससे निश्चित ही मदद मिलेगी। समझिएगा आप लोग शून्य कोट की क्रिया क्या होती है। देखिए दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिक्रिया के अभिकारक के किसी भी गुण का सांद्रण
परिवर्तित नहीं रहता। मतलब जो ऐसी अभिक्रिया जिसकी जो प्रगति होती है वो अभिकारक के किसी भी गुण का सांद्रण परिवर्तित नहीं करती है। अर्थात जिसका जो वेग होता है वो अभिकारक के किसी भी अणु का जो सांद्रण होता है उसमें परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, अभिक्रिया का अभिकारक इसका जो वेग होता है वो अभिकारक के किसी भी गुण का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है। इसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कह देते हैं। आप लोग इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू सनलाइट में हमने इसकी रिएक्शन करा हीट करने पर तो 2HCl यहाँ पर बन गया। देखो 2 हाइड्रोजन और 2 देखो यहाँ पर देखो Cl2 है, क्लोरीन मतलब, और 2 देखो हमने 2HCl मतलब कि दोनों चीजें हो गई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए गणितीय समीकरण। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको ये कराऊंगा। गणितीय समीकरण निम्न प्रकार की होती है। जो गणितीय समीकरण होता है वो निम्न प्रकार इक्वल टू बी प्लस सी। आप लोग समझ सकते हैं उसे परिभाषा के अनुसार। इसका वेग dx अपॉन dt और अनुक्रमानुपाती होता है a0 के, या फिर dx अपॉन dt इक्वल टू ये जो हटेगा, जो अनुक्रमान जो का जो चिन्ह होता है वो हटेगा, उसके जगह पर देखो k कांस्टेंट आ जाएगा और a0 की जो वैल्यू है वो वैसे की तैसे ही आ जाएगी। आप लोग समझिए आगे की ओर। तो दोस्तों आप लोग समझिएगा, देखो dx अपॉन dt इक्वल टू k a0 यहाँ पर आ जाता है, और जहाँ पर k इक्वल टू होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसका वेग स्थिरांक होता है k। तो आप लोग समझिएगा आगे की ओर। देखो यहाँ पर a0 जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा dx अपॉन dt इक्वल टू k, सिर्फ k बचेगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। तथा समीकरण से आप लोग इसे समझिए dx इक्वल टू kft। इसका हम देखो समाकलन कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स में समाकलन करना सिखाया जाता है। ठीक है, dx इक्वल टू kft का हमने देखो समाकलन किया, जो चिन्ह बने हुए हैं इन्हें हम समाकलन कहते हैं। dx हमने देखो लिखे बराबर का चिन्ह लगाकर के समाकलन dt हो जाएगा। यहाँ आप लोग समझ सकते हो कि x इक्वल टू kt प्लस सी समीकरण 2, जहाँ c समाकलन स्थिरांक होता है। c क्या होता है, तो c तो समाकलन स्थिरांक हो गया। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, तब समीकरण 2 से c इक्वल टू 0, अतः x इक्वल टू kt समीकरण आपका होता है। c तो समाकलन हो जाता है तो x इक्वल टू kt बचता है, तो हम ऐसे लिखेंगे समीकरण दूसरा। फिर आप लोग k इक्वल टू x अपॉन t लिख सकते हो। देखो k इधर आ जाएगा और x इधर आएगा, t नीचे आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा t। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका देखो ये जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है वो आपका कंप्लीट होता है। इसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई है। अब आप लोग समझिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया थी। समझिएगा इसे बहुत ही ध्यान से। शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है। इन अभिक्रिया की कोटि सदैव एक होती है। इन अभिक्रियाओं की जो कोटि होती है वो सदैव एक होती है। और दोस्तों आप लोग समझिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में दर स्थिरांक k के लिए व्यंजक k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a0 अपॉन a प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण हो जाएगा है, जहाँ t इक्वल टू अभिक्रिया का समय हो जाता है और a0 इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता, a इक्वल टू अंतिम सांद्रता, और SI इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स में। यहाँ पर दोस्तों आपका समीकरण वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो यहाँ पर देखो इसकी गणना हम करेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में स्थिरांक k की दर के लिए व्यंजक k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a0 अपॉन है, t इक्वल टू 5 मिनट, a0 इक्वल टू 0.1 मिनट, a इक्वल टू 0.001 मीटर। इन सभी को सूत्रों में रखने पर k इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 log a0 अपॉन a हो जाता है, और k इक्वल टू 2.303 अपॉन 5 log 0.1 अपॉन 0.001 इक्वल टू 0.4606 इंटू log 100, इसके बाद 0.4606 इंटू log 100 और 0.4606 इंटू 2 log 100 इक्वल टू 2 आपका आ जाएगा। और इसका जो मान होगा वो k इक्वल टू 0.9212 मिनट इनवर्स होता है, जो कि आपका यहाँ पर देखो सिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
एंड इन सभी चीजों को आप लोगों ने अपने ऊपर नोट डाउन जरूर किया होगा। आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण आपकी चीजें हैं कि क्रिया की दर और वेग क्या होता है, रासायनिक प्रवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, और अपक्रिया की कोटि क्या होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, यही चीजें दोस्तों महत्वपूर्ण है। अगर अपने एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, और इससे बाहर इस चैप्टर में दोस्तों चीजें नहीं पूछी जाती हैं। अगर पूछेगा तो शून्य कोटि की अपक्रिया और प्रथम कोटि की अपक्रिया यहाँ से पूछेगा, तो आप लोग इसे तैयार जरूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों अपक्रियाएं आपके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो काफी दिनों बाद आ रही है, तो माफी चाहूंगा कि ये वीडियो काफी लेट हो गई है। अब की बार आप लोगों को वीडियो लगातार मिलती रहेगी और जल्दी वीडियो मिलती रहेगी आप लोगों को। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और अगला चैप्टर भी आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, जो भी आपका रहने वाला है। और इसके बाद दोस्तों जो इंग्लिश वगैरह है, फिजिक्स, बायो, सभी के दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक कराऊंगा। और आप लोगों की स्कीम भी आ चुकी है, आप लोगों के एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को सभी चीजें कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी को औरों से और अच्छा कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, के लिए जय।